Hello everyone, this is the 8th and last lecture on chemical bonding and molecular structure, and in this lecture we will discuss a few topics. The first of them is coordinate bond. So what is a coordinate bond? A coordinate bond is a type of covalent bond in which the shared pair of electrons comes from one of the combining atoms. तो अगर दो atoms combine हो रहे हैं chemical बॉन्ड फॉर्म करें तो आपको पता है वहां पे क्या होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और शेयरिंग जनरली बाकी के कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है और तब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। या दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि होती तो शेयरिंग ही है बट द शेयर फ्रॉम वन एटम, मतलब दोनों एटम शेयर नहीं करते हैं। मतलब एक पेयर अगर शेयर हो रहा है तो दोनों के दोनों जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक ही एटम देता है और दूसरे एटम से कुछ भी शेयर नहीं होता है। तो सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसी बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कहाँ फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, O3 मॉलिक्यूल में। तो क्योंकि ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है तो इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, फिर भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे O3 मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था कि O3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, तीन ऑक्सीजन एटम होते हैं, 1, 2 एंड 3। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, 1 2 3 4 5 6 इसके होंगे एंड 1 2 3 4 5 6 इसके होंगे। अब क्या होगा, बिकॉज इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है। तो इन दोनों का काम तो हो गया पूरा, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये तो O2 मॉलिक्यूल के लिए होता है, लेकिन O3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अभी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, दिस ऑक्सीजन एटम विल शेयर इट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से ये एक इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से ये कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसको हम जनरली इस तरीके से भी शो करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो से शो करते हैं। मींस जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है ये किस ऑक्सीजन एटम से आ रहा है, इस ऑक्सीजन एटम से आ रहा है, वो इसके साथ शेयर कर रहा है। तो इसके पास एक लोन पेयर, इट हैज 2 लोन पेयर्स एंड इट हैज 3 लोन पेयर्स। So this is how we can show the coordinate bond. तो इस तरीके से हम coordinate bond को show करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि coordinate bond का मीनिंग क्या होता है और coordinate bond फॉर्म होता कैसे। Let's see some more examples like SO2 मॉलिक्यूल। तो SO2 मॉलिक्यूल में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। बस SO2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, अगर O3 की जगह पे मैं SO2 मॉलिक्यूल बना दूं तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे अगर सल्फर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तो सल्फर इसके साथ तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बट इसके साथ क्या होगा, वो इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो नेक्स्ट इज कुछ आयंस होते हैं, जैसे अमोनियम आयन, जैसे अमोनियम आयन NH4+ आयन। तो अमोनियम आयन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है, अमोनियम आयन फॉर्म होता है जब अमोनिया जो होता है NH4+ जो होता है वो कैसे बनता है, NH3+ H+ आयन। तो H+ आयन या आप प्रोटॉन बोल सकते हो उसको। तो जो H+ आयन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है यहाँ पे, अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है, आपको पता है अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, NH H और H। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, है ना। और इसके आउटर मोस्ट शेल में या आप बोल सकते हो नाइट्रोजन एटम में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 तो ये शेयर करेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये H+ आयन जो होता है, H+ आयन क्या होता है, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, तो ये क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर लेता है। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरे पे क्या चार्ज आ जाता है, इस पे पूरे पे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हम इसको किस तरीके से शो करते हैं, अमोनियम आयन को इस तरीके से शो करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे
ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस हाइड्रोजन एटम के साथ इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और आपको अमोनियम आयन मिल जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप चाहो तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी शो कर सकते हो। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज resonance. That is a very important topic. So in case of some molecules and ions, what we have observed was that one single Lewis structure was not sufficient to explain all the properties of the molecules. So we required many different structures. These structures were known as canonical forms. But what was the problem with canonical forms? That one canonical form was not sufficient to explain all the properties of the compound. So we required a different structure which lie between all of these canonical forms, and this structure was called resonance hybrid, and this phenomenon is called resonance. तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ आयंस ऐसे हमारे पास होते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स या आयंस को अगर हम एक सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करें तो इनकी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, 2, 3, किसी के लिए 4, किसी के लिए 5। तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हेल्प से उनकी प्रॉपर्टीज को हम शो करते हैं। बट अगेन इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इन कैनोनिकल फॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एक कैनोनिकल फॉर्म, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की वो इन कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में कहीं होती है। तो इसकी वजह से अब हमको क्या करना पड़ता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकता है उस मॉलिक्यूल की, और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रिजोनेंस। तो रिजोनेंस कब होता है, रिजोनेंस जनरली तब आपको देखने को मिलता है व्हेन देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको मैंने बताया था कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि यहां पे एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मानते हैं कि हमारे पास ये ओजोन मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैंने अभी आपको ओजोन मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। तो ओजोन मॉलिक्यूल में आपको पता है एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसको सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो यहां पे देखिए एक डबल बॉन्ड होता है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड्स की, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो दो बॉन्ड होते हैं इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। अब ये कैसे हो सकता है, तो हमने ये एज्यूम किया कि हो सकता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड फॉर्म करें या फिर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे और ये इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करे। तो यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है और इसके बीच में सिंगल हो सकता है, बट साथ ही ये भी तो हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड ये दोनों फॉर्म करें और ये वाला डबल बॉन्ड फॉर्म करें। तो लेकिन कोई भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे या कोई भी डबल बॉन्ड फॉर्म करे, बॉन्ड लेंथ तो एक की सिंगल बॉन्ड के जितनी होनी चाहिए और दूसरे की डबल बॉन्ड के जितनी होनी चाहिए। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये बॉन्ड लेंथ जो होती है दोनों, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड की और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो इसको हम रिजोनेंस हाइब्रिड की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड सिंगल होता है और जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो होते हैं डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज का मतलब ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं होता है, वो क्या होता है, वो डीलोकलाइज मतलब वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वो इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, वो इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है एक जगह पे। तो इसको कहते हैं हम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कभी भी आप देखोगे जहां पे डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पे आपको रिजोनेंस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो रिजोनेंस, हमेशा रिजोनेंस का मेन रीजन यही होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होंगे, वहां पे अगर डीलोकलाइजेशन हुआ उनका, कहीं पे पॉसिबल नहीं होता है डीलोकलाइजेशन, लेकिन जहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हुआ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पे आपको रिजोनेंस देखने को मिलेगा। और
एक्चुअल कंडीशन क्या होती है? एक्चुअल कंडीशन मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड ना तो ये होता है ना तो ये होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। नाउ देयर इज एन एनर्जी ऑफ दीज कैनोनिकल फॉर्म्स। तो मान लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स है, ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दिस इज योर रिजोनेंस हाइब्रिड। तो अब ये जरूर एक्सप्लेन कर लेगा कि क्यों दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, क्योंकि इसमें इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, बट दोनों के एक्चुअल में सेम होती है। तो हम किसके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? हम कर सकते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड की हेल्प से एक्सप्लेन। अब बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से ज्यादा स्टेबल होता है। सो देयर आर डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स, देयर मे बी डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स। तो जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, 1 2 3, वो एक मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल में 2 ही कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें, या आयंस ऐसे होंगे जिनमें 3 कैनोनिकल फॉर्म्स होगी, कुछ में 4 5, कितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, उन कैनोनिकल फॉर्म्स की अपनी अपनी एनर्जी होगी। अगर इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इस स्ट्रक्चर की अपनी एनर्जी होगी, इस स्ट्रक्चर की अपनी एनर्जी होगी, और रिजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है उसकी अपनी एनर्जी होगी। तो जितनी कम एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी स्ट्रक्चर की, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता है जो ज्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, जो जिनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, तो जो कैनोनिकल फॉर्म्स जितनी भी होती है हमारे पास, उन कैनोनिकल फॉर्म्स में से, क्योंकि हो सकता है उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग सेम होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस उनमें होता नहीं है, तो इनकी तो सेम ही होगी। तो उन कैनोनिकल फॉर्म्स में जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी, उसके और इस रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। उस टर्म को हम कहते हैं resonance energy. So what did I say? The energy difference between the resonance hybrid and the canonical form having lowest energy is known as resonance energy. उस canonical form की जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और resonance hybrid की जो एनर्जी होती है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होता है, उसी को हम कहते हैं रिजोनेंस एनर्जी। अब रिजोनेंस एनर्जी का फायदा क्या होता है? जितनी ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल फॉर्म्स और जो रिजोनेंस हाइब्रिड है, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा है। इसका मतलब रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी उतनी कम है, तो रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिजोनेंस स्ट्रक्चर, और यू कैन से व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होता है आप आगे जाके पढ़ोगे, तो इसीलिए इस लेक्चर में आपको ये जानना जरूरी है कि इस रिजोनेंस का स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। कभी भी आप देखोगे कि हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि जितने ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप कह सकते हो कि जितने ज्यादा इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, कोई भी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अगर 2 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं तो स्टेबल होगा, 3 है तो और ज्यादा स्टेबल होगा, 4 है तो और ज्यादा स्टेबल होगा, 5 6 है तो और ज्यादा, मतलब जितनी कैनोनिकल फॉर्म्स होती गई वो उतना ज्यादा स्टेबल होता गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कभी भी स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, जब वो रिएक्ट नहीं करता है इजीली। और आपको एक चीज पता है, रिएक्शन कभी भी तभी होती है जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, डोनेट करता है, गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है रिएक्शन के लिए। तो बिना इलेक्ट्रॉन्स के कोई रिएक्शन नहीं होती। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपके दिमाग में अगर रिएक्शन का ख्याल आता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको जरूर सोचना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है या फिर गेन डोनेशन जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। बिना इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब देखिए, रिजोनेंस जिसके जितने ज्यादा होंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म्स है, जितनी ज्यादा होंगी, मैंने क्या बताया अभी कि कैनोनिकल फॉर्म्स क्यों बनती हैं, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन की वजह से। जैसे मैंने अभी बताया कि डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक जगह पे नहीं है, वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा कि मतलब कभी इनके बीच में, कभी इनके बीच में, अगर कुछ और स्ट्रक्चर है तो कभी उनके बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आपको पता है सिग्मा एंड पाई, देयर आर 2 बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू अटैक एंड रिएक्शन। तो अगर ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा वीक होता है, तो इसकी वजह से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
कोई भी फॉरेन स्पेसीज जो होगी वो उस पर इजीली अटैक कर सकती है, तो इजीली अटैक करेगी तो इजीली रिएक्ट करेगी। तो अब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर बचना है तो वो उनको होना पड़ेगा डीलोकलाइज, क्योंकि डीलोकलाइज रहेंगे तो एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो जो स्पेसीज आएगी जो अटैक करेगी जो रिएक्ट करेगी उसके लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक जगह पे फिक्स है तो उसको पता है एक जगह पे अटैक करना है तो एक जगह पे इजीली उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी हैं। तो अब जो कोई भी स्पेसीज अटैक कर रही है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करना उसके लिए क्या हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि एक जगह पे तो इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं रहे हैं और इसकी वजह से जो रिएक्शन होगी उसकी वो उतनी डिफिकल्ट होती जाएगी। जितने ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा होता रहेगा, और जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा वो स्पेसीज उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिजोनेंस की वजह से हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी आयन की। तो ये था रिजोनेंस हैबिट और रिजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये रिजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, भले ही हम वहां पे भी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, किसके, रिजोनेंस के। तो जैसे कि आपने कार्बोनेट आयन देखा CO3 2- आयन, तो कार्बोनेट आयन के बारे में हम क्या समझते हैं कि एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन एटम के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड और तीसरे ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो 2- आयन है, तो माइनस चार्ज इस पे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। अगर हम इसका रिजोनेंस हैबिट देखें तो क्या हो जाएगा, CO- इस पे, डबल बॉन्ड इस पे हो सकता है और O- इस पे। और अगर तीसरा स्ट्रक्चर देखें हम तो ऐसा भी हो सकता है CO, यहाँ पे O- और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर हैं, इस 3 तरीकों से आप कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म से आप शो कर सकते हो कार्बोनेट आयन को। और अगर हम रिजोनेंस हैबिट फॉर्म करना चाहें इसका, तो रिजोनेंस हैबिट में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों में क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज hydrogen bonding. So what is the hydrogen bonding? So before understanding hydrogen bonding we have to understand the concept of polar covalent compounds. तो polar covalent compounds मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। polar covalent compounds कब फॉर्म होते हैं, जब 2 एटम्स के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर उनमें से एक एटम क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अदर। तो अगर एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है उन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। तो 2 एटम्स ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था HCl मॉलिक्यूल का, तो अगर मेरे पास यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है तो HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है the shared pair of electrons is attracted by chlorine more as compared to hydrogen, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की उतनी ज्यादा है नहीं। तो होता क्या है, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स क्लोरीन एटम। तो ये क्या करता है, क्लोरीन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और हल्का सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से देयर इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कभी भी जब भी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मींस एक पोलर कंपाउंड होता है, इफ one of the atom means there is one electronegative atom and other electropositive atom is hydrogen। तो कभी भी अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक हाइड्रोजन होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड में, तो वहां पे फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग लिखा हुआ है, तो आपको बॉन्डिंग से ये कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये कोई किसी तरीके का केमिकल बॉन्ड होता है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, दिस इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर
एक मॉलिक्यूल, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है। पहली चीज कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक एटम होना चाहिए हाइड्रोजन और दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे HCl में एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोराइड आयन है। तो अब देखिए, या क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, राइट। तो आपको पता है हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी होगा, दूसरा HCl मॉलिक्यूल भी होगा, उस पे हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए, अगर HCl मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के आसपास आएगा तो क्या करेंगे। आपको पता है देयर इज अ डाइपोल, तो एक तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ one molecule will attract the positive part of one molecule. The negative pole will attract the positive pole of other molecule, and this force of attraction is known as hydrogen bonding. तो आप देख सकते हो कि जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, क्योंकि उस पे हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और जो दूसरा एटम होगा उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन जो होगा वो दूसरे अपने मॉलिक्यूल के या दूसरे मॉलिक्यूल के क्या करेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, एंड सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगेन मैं कह रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड, किसी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे कैन होल्ड ईच अदर टाइटली, वो एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रख सकते हैं। वैसे ही आपने वाटर के केस में भी देखा होगा, इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो H2O मॉलिक्यूल के केस में भी ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन, देन वी हैव हाइड्रोजन, देन अदर हाइड्रोजन, देयर इज पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, फिर पार्शियली नेगेटिव, देन अगेन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, एंड देन इट कीप्स गोइंग ऑन। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से होता है। तो ये चीज होती रहती है और इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से फॉर्म होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको कंफ्यूज नहीं करना है किससे, केमिकल बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ केस ऑफ केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम उसका बॉन्डिंग जरूर है, यहाँ पे बॉन्डिंग का मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने से नहीं है। बॉन्डिंग का मतलब क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, डोनेशन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होता है, ना कोई डोनेट करता है, ना कोई गेन करता है और ना कोई शेयर करता है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फिजिकल फिनोमिनन है, कोई केमिकल फिनोमिनन नहीं है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द फर्स्ट केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड intermolecular hydrogen bonding. The first is called intermolecular hydrogen bonding, or second is called intramolecular hydrogen bonding. Second is called intramolecular hydrogen bonding. अब ये intermolecular hydrogen bonding क्या होती है, intramolecular hydrogen bonding क्या होती है, let's see some examples. तो the first is intermolecular. Intermolecular means the hydrogen bond which is formed between two molecules is known as intermolecular hydrogen bond. देखिए जैसे यहाँ पे HCl का केस है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इट विल बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहूंगा, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव पार्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बट क्या हमेशा ऐसे ही होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव पार्ट उसी मॉलिक्यूल के एक पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है। तो सच केस, सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मींस विद इन, तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसको मैं क्या कहता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ केस ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट, यहाँ पे होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे होता है हमारे पास O, यहाँ पे
या आप CH डबल बॉन्ड O लिख सकते हो, यहाँ पे O और यहाँ पे H। और अब ये देखिए, आपको पता है ये ऑक्सीजन एटम जो होगा दिट इज पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और सच केस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। देखिए ये एक ही मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है और इसी मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इस केस को मैं क्या कहूंगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। विद इन द मॉलिक्यूल अगर फॉर्म हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर, और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंटरमोलिकुलर हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा, जो इफेक्ट करता है स्टेट को। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल अपने आप को ही होल्ड करने में लगा हुआ है। तो ये इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं फॉर्म हो रहा है, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। So I hope you have understood the concept of hydrogen bonding. So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.